तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मछुआरों का विलेज दिखाया गया, जहाँ पर हर रोज जैसी चहल पहल थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी थे, लेकिन उतने में वहाँ की जमीन शेक होने लगी। सभी लोग समझ गए थे कि शायद बैरन के सिपाही यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब इन सिपाहियों को यहाँ आता हुआ देखकर सभी विलेजर्स थोड़े से पैनिक हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बैरन ने यहाँ पर अपने सिपाही क्यों भेजे होंगे, और उन सिपाहियों ने भी वहाँ आते साथ ही विलेजर्स पर अटैक करना शुरू कर दिए। जो भी उनके रास्ते में आ रहा था उन पर अटैक करके उन्हें खत्म करने लगे। इतना ही नहीं, सिपाहियों ने तो उस पूरे विलेज में आग लगाना शुरू कर दी। विलेज सजा थी टैक्स ना देने की। दरअसल इस विलेज के मछुआरों ने बैरन को टैक्स देने से मना किया था, और इसी वजह से बैरन इन सभी को खत्म करने के लिए तैयार हो गया। लोग तो गॉड ऑफ लाइट को प्रे करने लगे कि प्लीज यहाँ आकर हमें बचा लीजिए। साथ ही सिपाहियों के साथ हम इस विलेज के बैरन को भी देख पाते हैं, जिसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से इन सभी लोगों को कैप्चर करो। साथ ही एल्डर डैन को भी काफी बुरी तरह से पीटा जा रहा था। दरअसल वही एल्डर है जिन्होंने ज़ाओचन और मेंग केजिन को अपने घर में पनाह दी थी। ओलेमान उससे कह रहा था कि अगर मेंग केजिन को चुपचाप से मेरे हवाले कर देती तो आज तुम पर ऐसी मुसीबत ना आती। वहीं पर मास्टर डैन की बेटी ने मेंग केजिन को वहाँ से भागने के लिए बता दिया। जो देख ओलेमान कह रहा था कि मेंग केजिन तुम यहाँ से कहीं भी भाग नहीं सकती, आज तो तुम्हें मेरी बाहों में आना ही पड़ेगा। यहाँ पर मेंग केजिन डर के मारे अपने घर में पहुँच जाती है। उसे ओलेमान से काफी ज्यादा डर लग रहा था, और साथ ही उसकी हरकतों से पता चलता है कि इसकी मेमोरीज अभी तक वापस नहीं आई। तब तक ओलेमान भी अपने चमचों को लेकर वहाँ पर पहुँच गया। बेचारी मेंग केजिन डर के मारे पीछे खसकने लगी। वहीं पर ओलेमान उससे कह रहा था कि मेरी जान, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। और इतना कहते साथ ही ओलेमान ने मेंग केजिन को दबोच लिया। उसी तरह से ज़ाओचन ने भी द लेजेंडरी 7 कलर्ड फॉक्स को दबोच लिया था। मगर ज़ाओचन को ये फॉक्स काफी ज्यादा साधारण लगी, क्योंकि इसके क्रिस्टल में कोई मैजिक उसे फील नहीं हो रहा था। वो डोंगडोंग को बताने लगा कि मेरे ख्याल से इस 7 कलर फॉक्स के बारे में काफी सारी अफवाहें उड़ाई गई हैं, जिन्हें कल्टीवेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं। उन्होंने इस इमेजिनरी कहानी को फैलाया होगा कि इस फॉक्स के पास एक डिवाइन क्रिस्टल है, जबकि मुझे नहीं लगता कि इस बात में जरा भी सच्चाई है। खैर, अब यहाँ पर आ गए हैं तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते, और इसी वजह से ज़ाओचन ने उस फॉक्स के गले पर अपना रुमाल बांध दिया। उतने में उसे ऐसा फील होने लगा कि टाउन में कुछ तो गड़बड़ी होने वाली है। तो डोंगडोंग को बताने लगा कि मुझे काफी ज्यादा बेचैनी फील हो रही, मेरे ख्याल से हमने फटाफट से टाउन में वापस जाना चाहिए। तो डोंगडोंग भी इसके लिए राजी हो गया, और अभी दोनों फटाफट से विलेज की तरफ निकल पड़े। और अब हमें विलेज का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर कई सारी लाशें पड़ी हैं, और वो विलेजर्स की नहीं बल्कि ओलेमान के चमचों की थी। यहाँ पर ओलेमान भी काफी डर के मारे पीछे हटने लगा। वो मेंग केजिन के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ऑफेंड किया। अगर मुझे पता होता कि तुम एक कल्टीवेटर हो तो मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करता। मगर मेंग केजिन तो अपने उसी ब्रूटल अंदाज में उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर ओलेमान कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मेंग केजिन तो ऑलरेडी बेरहम है। वो इस बंदे पर कोई तरस नहीं खाती, बल्कि उसने तो उसे अपनी एनर्जी स्ट्रिंग्स में जकड़ते हुए सीधे दीवार पर पटक दिया, और अब वो वहाँ रखे हुए वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए सीधे ओलेमान पर अटैक करने लगी। यहाँ पर उसे ज़ाओचन के साथ बिताए पल याद आने लगे, और वो अपना सारा गुस्सा ओलेमान पर उतार रही थी। शादी के बाद इन दोनों में जो कुछ भी हुआ था उसी को याद करके मेंग केजिन काफी ज्यादा भड़की हुई है। सो दोस्तों, कुछ लोग कह रहे थे कि पता नहीं मेंग केजिन की मेमोरीज वापस आने के बाद क्या होगा। सब मेंग केजिन की मेमोरीज वापस आ चुकी है, और आप उसके गुस्से को देख सकते हो। उसने ओलेमान की बॉडी में न जाने कितने ही सारे वेपन स्टैप कर दिए थे। साथ ही साथ उसे ज़ाओचन ने किए हुए वादे भी याद आने लगे। ज़ाओचन ने उसे बताया था कि आज के बाद हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हमारा भी हंसता खेलता परिवार होगा। और अब उन्हीं सारी बातों को याद करते हुए मेंग केजिन ओलेमान पर वेपन्स की बारिश करने लगी। और ज़ाओचन से कह रही थी कि तू जल्दी से मर जा, तू बस मर जा, मैं तुझे जिंदा देखना नहीं चाहती। ज़ाओचन, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तो मैं भी कसम खाती हूँ कि जरूर से तुझे खत्म कर दूंगी। इधर डोंगडोंग ज़ाओचन से कह रहा था कि एक बात सच बताओ क्या, तू और वो मेंग केजिन एक नंबर के बेशरम हो। मैं तो पहले से ही तुम्हारे झगड़े देख देख कर परेशान था, और इस बार तो तुमने मुझे काफी अजीब से दृश्य दिखाए। तो ज़ाओचन भी उसकी बातों से अग्री होते हुए कहने लगा कि हाँ यार, इस बार तो बहुत बड़ा मसला हो गया। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बता, अगर उसकी मेमोरीज वापस आई तो क्या होगा? क्या वो मुझे अपना पति परमेश्वर मानेगी, या फिर मैं उसका जानी दुश्मन बन जाऊंगा? क्योंकि हम दोनों ने काफी अच्छे पल एक साथ गुजारे हैं। जो सुनते साथ ही डोंगडोंग बस दिल ही दिल में सोच रहा था, तू बस देखता जा मेरे भाई, कैसी तेरी तशरीफ टूटेगी। लेकिन वो ज़ाओचन का दिल भी तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो ज़ाओचन से कहता है कि देख मेरे भाई, मैं तो काफी ज्यादा छोटा हूँ,
ये दुनियादारी की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। वैसे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुमने मेरी इतनी छोटी सी उम्र में मुझे ये सब देखने के लिए मजबूर किया। बच्चों को भला ऐसी चीजें कौन दिखाता है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम मिंग के जिन को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा रो रही थी। दरअसल ये बंदी हार्टलेस डाओ को फॉलो करती है, तो इसके लिए किसी के साथ प्यार या मोहब्बत का रिश्ता रखना बिल्कुल भी जायज नहीं था। मगर इस बार बात उसके हाथ से पूरी तरह से निकल चुकी है। और सबसे बुरा तो उसे इस बात का लग रहा था कि उसने जो कुछ भी किया वो सब अपने जानी दुश्मन के साथ किया। अगर ज़ाओजिन की जगह कोई और होता तो शायद मिंग के जिन को इतना बुरा ना लगता। और अब उसने गुस्से में आकर अपने असली फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। साथ ही साथ उसने अपना लोटस प्लेटफॉर्म भी समन कर लिया था। और अब वो अपनी आंखों में ज़ाओजिन के लिए आग लेकर सीधे टाउन की तरफ निकल पड़ी। दरअसल टाउन के सभी लोग बैरन के सामने रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज हमें बख्श दीजिए। हमारे विलेज ने आपको कभी ऑफेंड नहीं किया, तो आप हमें जान से मारना क्यों चाहते हो। जिस पर बैरन कह रहा था कि यहाँ मौजूद हर एक चीज पर तुम्हें टैक्स देना होगा, लेकिन तुम लोगों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया। अगर तुम मुझे टैक्स ही नहीं दोगे तो फिर तुम्हें जिंदा रखने का क्या फायदा। जिसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जल्दी से इन सभी को खत्म कर दो। सभी को पता लगना चाहिए कि बैरन के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होगा। अब ये सुनते साथ ही वो सिपाही अपना स्पीयर लेकर उन विलेजर्स को मारने के लिए निकल पड़ा। यहाँ पर उन सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उन्हें तो बस अब अपनी मौत का इंतजार था। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर पिंक कलर के एरोज नजर आने लगे। अब ये देखते साथ ही उस सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब उन एरोज की बारिश हुई उन सिपाहियों पर। ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो सारे सिपाही मारे गए। बैरन तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। तब तक मिंग के जिन भी अपने लोटस प्लेटफॉर्म पर सवार होकर उसके सामने पहुंच गई। और अब वो कुछ कह पाए इससे पहले मिंग के जिन ने सीधे अपनी तलवार से उसके गले पर वार कर दिया। दरअसल मिंग के जिन ने इस पर भी ज़ाओजिन का सारा गुस्सा उतार दिया था। चलो शुक्र है कि ज़ाओजिन फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं, वरना ये बंदी तो उसका सीधा भरता बना देती। वही दूसरी तरफ ज़ाओजिन ने भी काफी तेज रफ्तार से जंगलों को पार कर लिया और अब वो अपने टाउन के सामने पहुंच चुका था। मगर टाउन से निकलने वाले लपटों को देखते साथ ही ज़ाओजिन समझ गया कि टाउन तो पूरी तरह से तबाह हो चुका। अभी देखकर ही ज़ाओजिन काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि टाउन की ऐसी हालत किसने की होगी। और उसे डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर सेवन कलर फॉक्स भी उसके हाथ से निकल पड़ी। वहीं पर ज़ाओजिन भी उसे पकड़ने पर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब विलेज में वापस जाना ही उसकी टॉप प्रायोरिटी थी। जब वो टाउन में पहुंचा तब वहाँ पर उसे कई सारी सिपाहियों की लाशें नजर आई। साथ ही साथ वहाँ से थोड़ी दूरी पर बैरन की लाश भी पड़ी हुई थी। तो ज़ाओजिन ने एल्डर डैन और उनकी बेटी को आवाज लगाना शुरू कर दिए। उसे उन दोनों की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, तो इसी पैनिक हालत में अपने घर पर पहुंच गया। वहाँ पर भी सारा खून खराबा हो चुका है। उसकी नजर पड़ी ओलेमान की बॉडी पर, जिसे काफी ब्रूटली खत्म कर दिया गया था। उस पर इस अंदाज में अटैक किए गए थे जो कि किसी मॉर्टल का काम तो नहीं हो सकता। वहीं पर डोंगडोंग ज़ाओजिन से कहने लगा कि मेरे ख्याल से मिंग के जिन का ही काम होगा। और उतने में एल्डर डैन उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सबसे पहला तो डोंगडोंग को देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गए, मगर ज़ाओजिन उन्हें समझा रहा था कि ये मेरा भाई है, आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ये बताए कि यहाँ पर हुआ क्या था और टाउन के लोग कहाँ चले गए। तो एल्डर उसे बताने लगे कि टाउन के लोग अपनी जान बचाते हुए सीधे फॉरेस्ट में पहुँच गए। वो लोग इस टाउन में वापस आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, और इस सारी तबाही का जिम्मेदार है ओलेमान और उसका बेशरम अंकल। कुछ घंटों पहले ही वो अपने सोल्जर्स को लेकर विलेज में पहुँच गए थे और उन्होंने एक ही सेकंड के अंदर इस हंसते खेलते टाउन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। दरअसल बैरन कई सालों से हमें लूटता आ रहा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई और टैक्स देने से मना किया। तो उसी टैक्स की वजह से वो हम सभी को मारना चाहता था। वेल यहाँ पर ज़ाओजिन को पुरानी बातें याद आने लगी कि इस विलेज के लोग यहाँ पर कितने ज्यादा खुश थे। भले इनके पास ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन इनकी यूनिटी ही इनकी ताकत थी। लेकिन फिर एक लालची बंदे ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। इस बर्बाद हुए टाउन को देखकर ही ज़ाओजिन का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि जब एक बंदा कल्टीवेशन की पाथ को चुनता है, तब उसके और मॉर्टल की दुनिया में हजारों मील फैला हुआ रेगिस्तान तैयार हो जाता। एक ऐसा रेगिस्तान है जिसे कोई पार नहीं करना चाहता, और इसी वजह से हम कल्टीवेटर्स हमेशा मॉर्टल्स की दुनिया से दूर रहते हैं। मगर इस बार मैं और मिंग के जिन गलती से यहाँ पर पहुँच गए। हमने अनजाने में इन लोगों पर ऐसी तबाही ला के रख दी जिसे ये लोग बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। इस छोटे से विलेज की जिंदगी काफी ज्यादा खूबसूरत और शांत थी, लेकिन हम दोनों की वजह से यहाँ पर तबाही मच गई। एज ए कल्टीवेटर हमारा काम है कमजोरों की हिफाजत करना। मैंने तो कल्टीवेशन की पाथ को भी इसलिए चुना था ताकि मैं किसी और की काम आ सकूं। तो
हमारी वजह से यहाँ पर जो भी डिजास्टर आया मैं उसे ठीक करूंगा। उतने में ही एल्डर उसे समझाने लगे कि प्लीज खुद को ब्लेम मत करना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गलती तो थी उस बैरन की जिसने लालच में आकर हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम इस तबाही के लिए खुद को ब्लेम करो। फिलहाल सभी लोग एक साथ मिलकर शेल्टर बना रहे, तो हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। अब ये सुनते साथ ही ज़ाओचन ने फटाफट से एक एलिक्सर की बोतल बाहर निकाल ली। वो एल्डर को बता रहा था कि जितने भी लोग घायल हुए हैं उन्हें एलिक्सर खिला दीजिए, इसकी मदद से उनकी सारी इंजरीज काफी तेजी के साथ हील हो जाएगी। और साथ ही ये मेडिसिन मेरे अंकल डैन और उनकी बेटी रूना तक भी पहुंचा देना। उन लोगों ने मुझे अपने घर में पनाह दी थी, मेरा ख्याल रखा, तो उन्हें बता दीजिए कि मैं उनके इस एहसान के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। तो एल्डर उससे पूछते हैं कि बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन ज़ाओचन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि मेरी वजह से इस पूरे टाउन की खुशहाली बर्बाद हो गई, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ पर दोबारा से खुशियाँ लेके आऊंगा। और इतना कहते साथ ही ज़ाओचन और डोंगडोंग वहाँ से निकल पड़े। और अब हमें सिटी के ड्यूक की दावत दिखाई जाती है। सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। वहीं पर एक बंदा हीरोज के बारे में बताने लगा। वो कह रहा था कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का ज़ाओचन उन्हीं हीरो में से एक है। उस बंदे ने तो अकेले ही इस दुनिया के ग्रेटेस्ट वॉरियर्स का खात्मा किया, और वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 वॉरियर्स को उसने मार दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी डू क्लैन का होंग उसका मुकाबला करना चाहता है, और मेरे ख्याल से ज़ाओचन को उससे डर लग गया, इसलिए वो काफी दिनों से लापता है। अब ये सुनते साथ ही उन सभी लड़कियों की हंसी छूट गई। उनमें से एक बंदी कह रही थी कि मेरे ख्याल से ज़ाओचन फिलहाल सेक्लूजन में है। अगर वो सेक्लूजन से बाहर आए और उसे पता चला कि तुम उसके बारे में ऐसी बकवास कर रहे थे तो वो तुम्हारी वाट लगा देगा। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि मुझे नहीं लगता ज़ाओचन इतनी जल्दी अपने बिल से बाहर आने वाला है, वो तो डर के मारे छुप गया। वेल उस बंदे की ये सारी बकवास ज़ाओचन के दोस्त केली ने भी सुन ली थी, और उसे इस बंदे पर भी गुस्सा आने लगा। मगर उतने में वहाँ पर ड्यूक पहुँच जाते हैं। वो कह रहे थे कि पता नहीं मास्टर ज़ाओचन कहाँ पर गायब हो गए, काफी महीनों से उनकी कोई खबर नहीं मिली। उसे मारने के लिए तो ईस्टर्न इंपीरियल क्लैन के डू हाओ ने करीना भी सेटअप कर लिया। वो बंदा तो बस मास्टर ज़ाओचन को ड्यूल के लिए चैलेंज करना चाहता है। अगर ज़ाओचन ने ड्यूल के लिए मना भी किया तो भी वो बंदा जबरदस्ती उसके साथ फाइट करेगा। डू हाओ काफी ज्यादा भयानक है, वो ज़ाओचन का पीछा आसानी से नहीं छोड़ने वाला। और उतने में ही केली के कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। दरअसल ज़ाओचन और डोंगडोंग वहाँ पर पहुँच गए थे। बल यहाँ पर केली उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया, लेकिन ज़ाओचन उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था। और अब वो धीरे से ड्यूकोली और केली से कहने लगा कि तुम दोनों से मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। दरअसल ज़ाओचन का यहाँ पर वापस लौटने का एक मकसद था, जो कि हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम विलेजर्स को देख पाते हैं, जिन्होंने एक सेफ लोकेशन पर पनाह ली थी, लेकिन ये सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। वो कह रहे थे कि हमारे टाउन में नोबल फैमिलीज के लोग मारे गए, इसलिए मिलिट्री हम पर कोई रहम नहीं दिखाएंगी। चाहे हम कहीं पर भी क्यों ना छुप जाए, वो लोग हमें ढूंढ निकालेंगे। साथ ही साथ ये लोग अलग अलग टैक्सेस को लेकर भी काफी ज्यादा परेशान थे। वो कह रहे थे कि जमीन हमारी होकर भी उस पर भी टैक्स लिया जाता, घर हमने बांधे लेकिन उसका भी टैक्स पे करना पड़ता। इनफैक्ट समंदर में जो फिशिंग हम करते हैं उन मछलियों का भी टैक्स भरना पड़ता। इन नोबल फैमिलीज के लिए हमारी औकात किसी टैक्स पेयर से ज्यादा नहीं हो सकती। जब तक हम टैक्स भरेंगे हमें जिंदा रखा जाएगा। ये लोग हमारे खून को चूस रहे हैं, हमारी मेहनत की कमाई पर कब्जा करते। और जैसे ये लोग परेशान है वैसे हमारी भी दुनिया के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। हमें भी जिंदा रहने के लिए न जाने कितने ही सारे टैक्सेस भरने पड़ते। साथ ही वो बंदा रोते हुए कहने लगा कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बस अपना फायदा देखते, उनके लिए हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। तभी एक एल्डर कहते कि हमने इस इलाके को छोड़कर किसी दूसरे टाउन में जाना चाहिए। हो सकता है कि वहाँ की जिंदगी एटलीस्ट यहाँ से थोड़ी सी बेहतर हो, लेकिन बेहतर जिंदगी की उम्मीद इन लोगों ने छोड़ दी है, क्योंकि जहाँ भी ये जाएंगे वहाँ का बैरन इनसे टैक्स वसूल करेगा, मानो ये दुनिया उनके बाप की प्रॉपर्टी है। यही सोचकर वो लोग गरीबों को परेशान करते थे। और उतने में वहाँ पर कुछ सिपाही पहुँच गए। उन्हें देखते साथ ही विलेजर्स काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, लेकिन अब इन्होंने ठान लिया था कि चाहे इन्हें मरना ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन अब वो इन सिपाहियों के पाँव तले नहीं दबेंगे। वो लोग कह रहे थे कि वैसे भी हम मरने वाले हैं, तो अकेले भला क्यों मरेंगे, इन सिपाहियों को भी हमारे साथ ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हुआ। दरअसल जो लोग इनसे मिलने आए थे वो इन्हें मारने नहीं
बल्कि इनसे कुछ बात करने आए हैं। वो लॉर्ड उनसे कह रहा था कि क्या आप ही एल्डर डैन हो? दरअसल मैं आपसे ही बात करने आया था। यहाँ के पहले बैरन ने मासूमों पर न जाने कितने ही सारे अत्याचार किए। हमारे ड्यूक ओली को बिल्कुल भी कोई खबर नहीं थी कि यहाँ पर चल क्या रहा है, और इसी वजह से बैरन ने यहाँ के मासूम लोगों का फायदा उठाया। एल्डर डैन, आपने ज़ाओचिन और मेंगकेजिन नाम के बंदों को शेल्टर दी थी, उन्हें आपके घर में रहने के लिए पनाह दी। दरअसल वो दोनों भी हमारे किंगडम के काफी ऑनरेबल गेस्ट हैं, और आपने हमारे मेहमानों को जरा भी निराश नहीं किया। तो आपके इसी काम की वजह से ग्रैंड ड्यूक ओली काफी ज्यादा खुश हो गए, और वो चाहते हैं कि आप ही इस विलेज के नए बैरन बनो। सो गाइस, इसी रीजन की वजह से ज़ाओचिन गया था ड्यूक ओली से मिलने के लिए। उसने एल्डर डैन को ही इस विलेज का बैरन बना दिया, ताकि अब यहाँ पर और कोई अत्याचार ना हो पाए। सो इसी तरह से फाइनली ज़ाओचिन ने इस विलेज की खुशहाली वापस लौटा दी। अब यहाँ के लोग भी पीसफुली अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। जिसके बाद हमें एक ड्रैगन दिखाया गया, जिस पर ज़ाओचिन और केली सवार थे। ज़ाओचिन बता रहा था कि हेवन के सामने कोई भी फेवरेट नहीं। ऐसा कहा जाता है कि हेवन सभी को इक्वली ट्रीट करता, और हेवन उन्हें ब्लेस करता जिन्होंने हमेशा अच्छे काम किए हो। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जब इस दुनिया के मासूमों पर अत्याचार होते हैं तभी हेवन कहा जाता। एक पावरफुल बंदा बस अपने मूड के हिसाब से हजारों लाखों की किस्मत का फैसला लेता है। इन मासूम लोगों की लाइफ और डेथ पावरफुल बंदों के हाथ में होती है। ये लोग जब चाहे तब मासूम को अपने पाँव के नीचे कुचल सकते। सो अब अगर हेवन इक्वल है तो फिर वो इन मासूम लोगों को क्यों नहीं बचाता? हेवन ने इन मासूम कमजोर लोगों की किस्मत पावरफुल लोगों के हाथ में क्यों थमा दी? क्या ये पॉसिबल नहीं कि ये मासूम लोग अपनी किस्मत का फैसला खुद कर सके? दरअसल ज़ाओचिन इस दुनिया के अन्याय को देखकर काफी ज्यादा परेशान था। उसे अब इस दुनिया के करप्ट लोगों से नफरत है। इन पावरफुल और करप्ट लोगों ने हमेशा अपनी पावर का इस्तेमाल करके दूसरों को सप्रेस किया। तो ज़ाओचिन इस दुनिया में एक बदलाव लाना चाहता था, जहाँ पर सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। यहाँ पर किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। केली तो उसकी बातें सुनकर ही हैरान हो गया। वो कह रहा था, मेरे भाई, इस दुनिया में प्रिविलेज लोग काफी कम है और तुम भी उन्हीं में से एक हो। जिस पर ज़ाओचिन कह रहा था कि इस दुनिया में काफी कुछ गलत हो रहा। जब मैं मॉर्टल्स के साथ रहा तभी मुझे ये सारी बातें पता चली कि वो लोग किन मुश्किलों को फेस करते हैं। हर रोज लोग पॉलिटिशियंस का शिकार बनते जा रहे, और कोई भी उन करप्ट लोगों पर एक्शन नहीं लेता। जिस पर केली कहने लगा कि मेरे भाई, सोचने से बदलाव नहीं आता, उसके लिए एक्शन लेनी पड़ती है, और तुमने ऑलरेडी उस विलेज को बचा लिया, इसीलिए तुम खुद पर इतना जोर मत डालो। तभी ज़ाओचिन उससे कहता है कि मैं काफी दिनों तक इस कल्टीवेशन की दुनिया से दूर था, बताओ यहाँ पर क्या हुआ है? तो केली कहता है, मेरे भाई, यहाँ पर इतना कुछ हो चुका है कि तुम यकीन भी नहीं करोगे। दू क्लैन के दूहाव नाम के बंदे ने एम्परर अरीना सेटअप किया था, और तभी से दूहाव ने हर 10 दिनों के बाद एक सेक्ट को एनिहिलेट किया। हर 10 दिनों के बाद वो एक फैक्शन को वाइप आउट करता गया। अगर आंकड़ों में बताया जाए तो उसने 90 दिनों के अंदर टोटल 9 सेक्ट को वाइप आउट किया। साथ ही साथ न जाने कितने सारे क्लैन उसके हाथों से तबाह हो गए। तो ज़ाओचिन कहता है कि कल्टीवेटर्स के अगर फैक्शन वाइप आउट हो भी गए तो इससे मेरा क्या ही मतलब? वैसे भी ये फैक्शन काफी ज्यादा करप्ट थे, तो उन्हें उनकी की एक ही सजा मिल गई। हमारे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का लिंक क्लैन भी ऐसा ही बेरहम है। अगर दूहाव उन्हें भी मिटा दे तो मजा आ जाएगा। मेरे ख्याल से दूहाव को ऐसा लगता है कि ऐसे फैक्शन को डिस्ट्रॉय करने से मैं उसका सामना करने चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होने वाला। मैं तो खुश हूँ कि दूहाव ने इन सभी ईवल फैक्शंस को डिस्ट्रॉय किया। जिस पर केली कह रहा था कि मेरे भाई, अब वो जिस क्लैन पर अटैक करेगा वो तुमसे काफी ज्यादा क्लोज है। तो ज़ाओचिन ने उसे उस क्लैन का नाम पूछा, जिस पर केली कह रहा था कि तुम यांगजियांग किंगडम के लॉन्ग क्लैन को तो जानते ही होंगे, वहाँ की वांग तुम्हारी काफी अच्छी दोस्त है। तो दूहाव उसी लॉन्ग क्लैन को मिटाना चाहता है। मेरे ख्याल से उसे पता होगा कि लॉन्ग क्लैन तुम्हारा दोस्त है, और इसी वजह से दूहाव उन्हें निशाना बना रहा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम मेंगकेजिन को देख पाते हैं, जो कि अभी भी अपने किए पर शर्मिंदगी जता रही थी। और उतने में ही 7 कलर फॉक्स उसके कमरे में पहुंच गई। तो मेंगकेजिन ने तुरंत ही उसे उठा लिया, और तभी उसकी नजर पड़ी फॉक्स के गले पर बंधे हुए रुमाल पर। दरअसल ये वही रुमाल है जो मेंगकेजिन ने ज़ाओचिन के लिए गिफ्ट किया था। हाँ, मतलब ये तब की बात है जब वो दोनों मियाँ बीवी थे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें यांगजियांग किंगडम की लॉन्ग फैमिली का एंसेस्ट्रल रेसिडेंस दिखाया गया, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी वहाँ पर एक बैरियर को सेटअप किया गया था। लेकिन दूहाव के ड्रैगन्स ने उस बैरियर को चारों ओर से घेर लिया है। साथ ही दूहाव भी अपने कैरेज में आराम फरमा रहा था कि उतने में उसे लॉन्ग फैमिली के एल्डर की आवाज आई। दरअसल इनका नाम है लॉन्ग जीफिंग, और ये भी 5वें रेल्म के पिक पर पहुंच चुके हैं। वो कह
रहे थे कि काश आज मेरा बेटा किंग लॉन्ग जिंदा होता, वरना तो ये कमीना यहाँ आने की जरूरत भी नहीं दिखाता। और उतने में लॉर्ड ज़ीफिंग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंट महसूस हुआ, इसलिए वो फटाफट से हॉल में चले जाते हैं जहाँ पर उनकी बेटी वांग भी मौजूद है। वो उससे कहने लगे कि वांग, मुझे अभी अभी मार्शल आर्ट का ट्रू इंटेंट महसूस हुआ। तो क्या वो मार्शल इंटेंट तुमने रिलीज किया था? जिस पर वांग अपने फादर को जवाब देते हुए बताने लगी कि मैं काफी दिन से मेरे भाई का मातम मना रही थी और मेरे दिल पर बोझ होने की वजह से मैं कल्टीवेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाई, लेकिन जिस दिन से मैंने मूव ऑन किया मेरी मार्शल आर्ट काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई। अगर सच बताओ तो मैं कल्टीवेशन की 5वीं स्टेज पर पहुंच चुकी हूँ। अब ये सुनते साथ ही लॉर्ड ज़ीफिंग काफी ज्यादा खुश हो गए, लेकिन वांगो ने बताती है कि दू हाओ मेरे मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं चाहकर भी उसे तगड़ी टक्कर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं बस 5वीं स्टेज के इनिशियल लेवल पर हूँ और वो बंदा ऑलरेडी पिक पर पहुंच चुका है। तो उस बंदे को मुझे हराने के लिए जरा भी वक्त नहीं लगेगा। जिस पर लॉर्ड ज़ीफिंग कहते हैं कि मेरी बच्ची, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारे ग्रैंडफादर और मैं मिलकर उस दू हाओ का मुकाबला करेंगे। लेकिन वांग को इनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। वो अपने फादर से कहती है कि वो बंदा जरूर से मेरी मदद करने यहाँ आएगा। तो ज़ीफिंग उससे पूछती है कि पता नहीं तुम कौन से बंदे के बारे में बात कर रही हो, उसमें ऐसा क्या है जो तुमने उससे इतनी सारी एक्सपेक्टेशन रखी। दरअसल वांग ने यहाँ पर ज़्याओचन की ही स्केच बनाई थी। साथ ही उसे वो पल भी याद आती है जब ज़्याओचन ने उससे वादा किया था कि वांग, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, अगर तुम कभी भी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो बस मुझे याद कर लेना और मैं तुम्हारी हेल्प करने पहुंच जाऊंगा, चाहे मैं हजारों मील ही दूर क्यों ना रहूं, बस तुम पुकारो और मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। और उतने में इन्होंने देखा कि उनके बैरियर पर अटैक होना शुरू हो चुके। दू हाओ के चमचे लॉर्ड ज़ीफिंग को बताने लगे कि हमने सरेंडर करने के लिए तुम्हें 10 दिनों का वक्त दिया था, तो अब तुम्हारा 10 दिनों का वक्त बस कुछ ही पलों में पूरा होने वाला है, इसलिए फटाफट से मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं पर हम दू हाओ को देख पाते हैं जो कि काफी बेसब्री से ज़्याओचन के आने का इंतजार कर रहा था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ज़्याओचन, मैंने सुना था कि तू वांग को काफी ज्यादा पसंद करता है, मुझे तो यहाँ तक भी पता चला था कि तुम्हारी दोस्ती काफी ज्यादा गहरी है, इतनी गहरी कि तुम वांग के लिए अपनी जान भी दे सकते। तो चलो देखते हैं कि आज तुम अपने दोस्त को बचाने में कामयाब होते हो या फेल होते हो। और फिर दू हाओ ने अपने चमचों को अटैक करने का हुक्म दिया। उन बंदों ने बड़ी तेजी के साथ अपने हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम अटैक को रिलीज करते हुए सीधे बैरियर पर अटैक कर दिया। तो लॉर्ड ज़ीफिंग भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उनके अटैक को काउंटर करने लगे। वहीं पर वांग ने भी अपने स्पिरिचुअल लेटर्स को ड्रॉ करते हुए सीधे शील्ड पर सेटअप किया ताकि ये शील्ड थोड़ी सी पावरफुल बन जाए, लेकिन इन दोनों की ताकत हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम के आगे पूरी तरह से फेल हो गई। दो फैमिली के पाम अटैक्स ने बड़ी इजीली इस शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते वांग और उसके फादर बुरी तरह से घायल होकर पीछे पटक गए। और अब इन दोनों का काम तमाम करने के लिए बड़ा ही जबरदस्त हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड इनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। ये हमला इतना ज्यादा भयानक था कि ये लोग उसे डॉज करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसा लग रहा था कि मानो इन दोनों ने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया है। मगर उसी वक्त एक और हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड वहाँ पर रिलीज हो गया और फिर उस हाथ ने आते साथ ही हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम की धज्जियां उड़ा दी, जिसके चलते वहाँ पर काफी जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ था। इस भयानक डोमिनेटिंग पावर को देखते साथ ही लॉर्ड ज़ीफिंग के तो होश ही उड़ गए। साथ ही एक तलवार बड़ी तेज रफ्तार के साथ जाकर सीधे डू फैमिली के ड्रैगन के सीने में पियर्स हो जाती है। इतना ही नहीं, वहाँ पर डू क्लैन के और भी ड्रैगन्स को मारा जा रहा था, जिसके चलते ड्रैगन्स की लाशें बिछना शुरू हो गई। और ये हमला जिस वॉरियर ने किया था वो सीधे डू हाओ के ड्रैगन पर भी निशाना लगा देता है, लेकिन डू हाओ ने समय रहते अपने सामने एक शील्ड फॉर्म कर ली। तो इस शील्ड से टकरा के वो हेलबर्ड अपने मालिक के पास वापस चला गया। दरअसल ये वॉरियर था ज़्याओचन, जो कि वांग के साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए पहुंच चुका है। वो वहाँ आते साथ ही दू हाओ से गुस्से में कहने लगा कि एक मामूली सर्वेंट को उसकी जगह पता होनी चाहिए। तूने अपने औकात के बाहर जाकर कांड किए हैं, तो अब इसकी तुझे सजा मिलेगी। दू हाओ ने देखा कि ज़्याओचन अपने होली ड्रैगन पर सवार होकर उसका मुकाबला करने पहुंच चुका है, तो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि फाइनली तुम आ ही गए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।